हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। तो आशा है आप लोगों की भी जो पढ़ाई लिखाई है वो अच्छे ढंग से चल रहा होगा और आपका सिलेबस भी अब कंप्लीट हो गया होगा या होने वाला होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जहाँ पे भी दिक्कतें हो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और जो भी दिक्कतें हो वो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, हम लोग जो पिछले वीडियोस में जैव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आप लास्ट क्लास में स्टार्च के बारे में पढ़ लिए थे। इसके बारे में स्टार्च के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए एमिनो एसिड और प्रोटीन के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? एमिनो एसिड और प्रोटीन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि एमिनो एसिड है क्या, है ना, और प्रोटीन्स क्या होते हैं, है ना। एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड में दो प्रकार का क्रियाशील समूह उपस्थित होता है। एमिनो एसिड में दो प्रकार के क्रियाशील समूह उपस्थित होते हैं, है ना। एक तो होता है एमीन का और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या होता है? दो प्रकार के क्रियाशील समूह उपस्थित होते हैं। एक तो एमीन का होता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होता है। तो देखते हैं एमीन समूह में क्या है, एमीन समूह में क्या सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एमीन, एमिनो एसिड। क्या पढ़ना है आप लोगों को? एमिनो एसिड, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एमिनो अम्ल। क्या बोलते हैं? एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल में दो प्रकार के क्रियाशील समूह उपस्थित होते हैं, है ना। एक तो क्रियाशील समूह होता है किसका? एक क्रियाशील समूह होता है आपके पास अमीन का, है ना। एमिनो अम्ल में दो प्रकार के क्रियाशील समूह उपस्थित होंगे। एक हुआ किसका? एमीन, NH2, और दूसरा होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एमीन का पहला एमिनो और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्रियाशील समूह है इसे क्या बन गया? एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एमिनो एसिड जो होता है प्रोटीन का इकाई खंड होता है। एमिनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन का इकाई खंड होता है, जिसके पेप्टाइड आबंध द्वारा जुड़ने से, जिसके पेप्टाइड आबंध द्वारा n संख्या में जुड़ने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपके पास एमिनो अम्ल क्या है? तो एमिनो अम्ल क्या है? तो एमिनो अम्ल एक कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें दो प्रकार के क्रियाशील समूह NH2 और COOH उपस्थित होते हैं, है ना। और यह प्रोटीन के इकाई खंड है जिनके पुनरावृत्ति से पेप्टाइड आबंध में जुड़ने से, पेप्टाइड आबंध के द्वारा जुड़ने से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है ना। इससे एमिनो एसिड किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से जुड़ता है? तो ये एमिनो एसिड देखिए, तो एमिनो एसिड में दो प्रकार का क्रियाशील समूह कौन कौन सा? NH2 और COOH। तो इसमें एक अल्काइल ग्रुप क्रॉस लिंकेज भी होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये है NH2 CH R, है ना, C डबल बॉन्ड OH। करेक्ट, ये एक एमिनो एसिड है। सपोज कर लीजिए कि दूसरा एमिनो एसिड है। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा? इस NH2 को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं NH सिंगल बॉन्ड C R डैश
क्या हो जाएगा यहाँ से, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, और यहाँ पे H। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास है क्या, H R C डबल बॉन्ड O OH, है ना। इस तरह से n संख्या में जुड़े होंगे। तो देखिए आपके पास ये जो है, आपके पास NH2, यहाँ पे NH2 बोले, NH2 क्रियाशील समूह, यहाँ पे COH है। तो ये OH जो है इस H के साथ क्या बना लेता है, H2O का फॉर्मेशन कर लेता है, H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो बनता है पॉलीपेप्टाइड आबंध का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण करता है, पेप्टाइड आबंध का निर्माण। ठीक है, तो पेप्टाइड है तो अधिक संख्या में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, n संख्या में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो फाइंड एंड ऑफ द, ये n संख्या में जुटेगा तो एंड ऑफ द रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, देख लेंगे यहाँ से रिजल्ट क्या हो जाता है। तो यहाँ से देखिए ये H फिर से दूसरे एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड से OH के साथ H2O बन करके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचता है H N C H R C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर देखिए अब डबल बॉन्ड O बच गया, तो यहाँ पर फिर क्या जुट जाएगा, NH लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और फिर ये जुट गया C H R C डबल बॉन्ड O, और OH तो बाहर निकल ही रहा है। तो कितनी संख्या में, n संख्या में निकल रहा है। कितनी संख्या में निकल रहा है, n संख्या में निकल रहा है। तो ये टोटल मिलकर के क्या बना लेता है, एमिनो एसिड का निर्माण कर लेता है। तो ये एमिनो एसिड है, तो ये एक एमिनो एसिड एक खंड है, ये एक अलग खंड है, और दोनों मिलकर के जब ये दोनों एक साथ बन गया तो यहाँ पे बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो आपके पास बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है आपके पास, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड जो बन रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया, तो n संख्या में जैसे ही जुड़ जाएगा तो ये क्या बना लेगा, टोटल मिलकर के ये बना लेगा प्रोटीन। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण कर लेगा। तो ये n संख्या में जुड़ता है तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए कम से कम 20 प्रकार की प्रोटीन की जरूरत पड़ती है ना, जिसमें से 9 प्रमुख है ना, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो पूरे शरीर की वृद्धि के लिए 20 प्रकार के एमिनो एसिड का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो अब ये एमिनो एसिड से ही बन जाता है ज्यूटर आयन। क्या बन जाता है, ज्यूटर आयन। ठीक है, तो जैसे ही इस एमिनो एसिड का हम लोग जलांशन करते हैं, है ना, एमिनो एसिड का क्या करते हैं, जलांशन करते हैं। पर इसको देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, एमिनो एसिड का एक खंड है, ये दूसरा एमिनो एसिड है, दोनों क्या हुआ, पेप्टाइड आबंध द्वारा जुड़ा और H2O को बाहर निकाला, और ये जो बन गया पेप्टाइड आबंध द्वारा, जब ये n संख्या में जुड़ेगा पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करेगा, पॉलीपेप्टाइड आबंध द्वारा जुड़ जाएगा कितने, n संख्या में ये एमिनो एसिड जुड़ जाता है, तो किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन समझ में आ गया होगा, एमिनो एसिड समझ में आ गया होगा, है ना। तो एमिनो एसिड में 2 प्रकार के क्रियाशील समूह उपस्थित होते हैं, एक तो एमीन का, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो एमीन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 अगर क्रियाशील समूह उपस्थित है ना, तो क्या होगा, एमिनो एसिड होगा। और एमिनो एसिड ही n संख्या में जुड़ता है पेप्टाइड आबंध द्वारा, तो क्या बना लेता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है, प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। तो अब इससे बनता है ज्यूटर आयन। क्या बनता है, ज्यूटर आयन। तो देखिए ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन की बात हो रही है ना, ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन, तो ये ज्यूटर आयन क्या है ना, तो ज्यूटर आयन कहता है कि जब एमिनो एसिड को जल द्वारा अपघटित किए जाते हैं, जब एमिनो एसिड को जल द्वारा अपघटित किए जाते हैं तो क्या होता है,
कि COH से एक प्रोटॉन निकलता है, H प्लस निकलता है और NH2 के साथ जाकर के योग कर लेता है, तो NH3 पर एक प्लस चार्ज आ जाता है और COO पर एक माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये जो आयंस का फॉर्मेशन होता है या डाइपोल होते हैं, द्विध्रुवीय होते हैं, है ना, और इस द्विध्रुवीय आयंस को ही कहा जाता है क्या, ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन क्या है ना, ज्विटर आयन कहता क्या है, ज्विटर आयन, है ना। तो ज्विटर आयन क्या है ये, तो जब एमिनो एसिड का जल अपघटन किया जाता है किया जाता है तो COOH से, है ना, एक प्रोटॉन मतलब H प्लस उत्सर्जित होते हैं, है ना, उत्सर्जित होते हैं जिससे जिससे COO माइनस एवं NH3 प्लस आयन का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, तो NH3 प्लस आयन और CO माइनस आयन का निर्माण होता है ना। ये द्विध्रुवीय, कैसा, द्विध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ये द्विध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ये द्विध्रुवीय प्रकृति के होते हैं तथा इसे ही ज्विटर आयन, है ना, ज्विटर आयन कहा जाता है। ठीक है, ज्विटर आयन क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो जैसे देखिए आपके पास क्या होगा, NH3 नहीं, NH2 सिंगल बॉन्ड C, आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, H R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और H। जैसे ही इस पर जल डालेंगे, जल डालते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ से ये H प्लस बाहर निकलता है। ठीक है, जैसे ही H2O डालते हैं, जलांशन की क्रिया करते हैं तो क्या होता है, H2O यहाँ से H प्लस आयन बाहर, प्रोटॉन बाहर निकलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर आपके पास है NH2CH, 2 C, H, 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 2
R C डबल बॉन्ड O और O पर क्या होता है, माइनस चार्ज उठता है और यहाँ से क्या हो जाता है, H प्लस बाहर निकलता है। जैसे H प्लस ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ से एक फॉर्मेशन करेगा किसका, तो यहाँ पर देखिए NH3 प्लस, है ना, ये बना लेगा, सिंगल बॉन्ड से जुटेगा और क्या हो जाएगा, C, यहाँ पर आपके पास रहेगा H और C डबल बॉन्ड O, है ना, और O माइनस। तो ये जो आयंस का फॉर्मेशन हुआ, ये जो आपके पास आयन बने, है ना, ये जो आयन बने इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। ठीक है, ये क्या कहला लिया, ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन क्या होता है समझ में आ गया, एग्जाम में पूछता भी है, इंपॉर्टेंट है। ज्विटर आयन क्या है, इंपॉर्टेंट है ना, इंपोर्टेंट की श्रेणी में आता है। ज्विटर आयन कई बार पूछ चुका है, इसलिए याद रखेंगे ज्विटर आयन को। ज्विटर आयन क्या है, जब एमिनो एसिड का जल अपघटन किया जाता है तो COH से एक प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H प्लस उत्सर्जित होते हैं, जिससे CO माइनस एवं NH3 प्लस का निर्माण हो जाता है। ये द्विध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन कहा जाता है। तो किस तरीके से ज्विटर आयन समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको सहूलत होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। ज्विटर आयन समझ में आ गया। अब आता है पेप्टाइड आबंध। क्या आता है, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, पेप्टाइड बंधन। क्या है, पेप्टाइड बंधन। पेप्टाइड बंधन, तो पेप्टाइड बंधन कहता है कि जब दो क्रमागत एमिनो एसिड, जब दो क्रमागत एमिनो एसिड में NH क्रियाशील समूह के H और दूसरे एमिनो एसिड के COH से COOH से OH एक साथ संयुग्मित होकर के H2O बना करके बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद जिस बंधन का फॉर्मेशन होता है, दो एमिनो एसिड को जुड़ने के लिए इस बंधन का निर्माण होता है, उसको ये क्या कहते हैं, पेप्टाइड आबंध कहते हैं, है ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है कि जब दो क्रमागत दो एमिनो एसिड को संयुग्मित किया जाता है तो एक एमिनो एसिड से NH के H और दूसरे एमिनो एसिड से COOH के OH एक साथ क्या हो जाते हैं, संयुग्मित होकर के H2O बन करके बाहर निकल जाते हैं, और दोनों एमिनो एसिड को जुड़ने के लिए जिस आबंध का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड आबंध कहते हैं, है ना। तो मैंने अभी पेप्टाइड आबंध समझाया भी था, है ना, कि पेप्टाइड आबंध, मान लीजिए कि हमारे पास दो एमिनो एसिड है, मैंने पीछे रिएक्शन लिखा भी है, मैं फिर से एक रिएक्शन को लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पेप्टाइड आबंध है ना, तो HNH और आपके पास है C, इधर आपके पास H, इधर है R, इधर आपके पास C डबल बॉन्ड O और OH। देखिए एक एमिनो एसिड है और दूसरा क्रमागत एमिनो एसिड, मतलब कि यहाँ पर आपके पास क्या है कि H N H C H R C डबल बॉन्ड O और OH। इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां से आपके पास ये जो OH है इस H के साथ क्या कर लेता है, H2O बना करके बाहर निकल जाता है। जैसे ही H2O बना करके बाहर निकलता है, H2O बना करके बाहर निकला, क्या कर लिया, H2O बन करके बाहर निकल गया, तो आप देख पा रहे हो कि ये बॉन्ड कैसा बनेगा, इस तरीके से इधर से भी एमिनो एसिड जुड़ सकते हैं, इस तरह से एमिनो एसिड इधर से भी जुड़ सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपके पास क्या बनेगा,
N, है ना, N H C H R C डबल बॉन्ड O, है ना, उसके बाद बचा N H C H R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से OH बन करके बाहर निकल जाएगा। कितनी संख्या में? N संख्या में। तो जितनी बार ये N संख्या में बाहर निकलेंगे, है ना, जितनी बार N संख्या में बाहर निकलेंगे, देखिए यहाँ से इस कार्बोक्सिलिक एसिड से ये एमाइड समूह का निर्माण करता है। यहाँ पर जो ये बॉन्डन का ये जो बॉन्ड बना आपके पास क्या है? पेप्टाइड आबंध है। फिर दूसरा एमिनो एसिड आएगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा क्या होगा? पेप्टाइड आबंध होगा। फिर दूसरा एमिनो एसिड आएगा, यहाँ तक जुड़ेगा, उसके बीच में जो बंधन बनेगा क्या होगा? पेप्टाइड आबंध होगा। इसलिए मैंने बताया क्या कि दो क्रमागत एमिनो एसिड को संयुग्मित करने वाले रासायनिक बंधन जो NH2 से H और COOH से OH लेकर H2O बनाकर उत्सर्जित हो जाते हैं और दो एमिनो एसिड को संयुग्मित करने का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड आबंध कहते हैं। तो ये पेप्टाइड आबंध N संख्या में बनता है, इसे पॉलीपेप्टाइड आबंध कहते हैं। और पॉलीपेप्टाइड आबंध के फलस्वरूप क्या होता है कि प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? प्रोटीन का। जब ये N संख्या में जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो कम से कम मैं कह दूं कि 100 एमिनो एसिड पेप्टाइड आबंध द्वारा जुड़ेंगे। 100 एमिनो एसिड पेप्टाइड आबंध द्वारा जुड़ेंगे और जब इनका मोलर मास कितना? 10,000 से अधिक हो जाएगा, 10,000 से अधिक हो जाएगा। क्या? मोलर मास 10,000 से अधिक हो जाएगा, तब हम उसको क्या कह देंगे? तब इस स्थिति में हम क्या कह देंगे कि वो क्या होगा? प्रोटीन हो। क्या होगा? प्रोटीन होगा, है ना। जब एमिनो एसिड कितना होगा? 100 एमिनो एसिड जुड़ेंगे, किसके के द्वारा? पेप्टाइड आबंध द्वारा जुड़ जाएंगे और उनका मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान 10,000 यूनिट से अधिक हो जाएगा, तब किसका फॉर्मेशन कर लेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है ना। यहाँ पे अब आता है बातें कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन क्या है? तो एमिनो एसिड द्वारा निर्मित एक कार्बनिक पदार्थ है जो जंतु एवं पादपों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, है ना। जंतु एवं पादपों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो देखा जाए तो संरचना के आधार पर प्रोटीन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। रासायनिक बनावट के आधार पर प्रोटीन अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक बनावट के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। रासायनिक बनावट के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। तो प्रोटीन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो रासायनिक बनावट के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सिंपल प्रोटीन, दूसरा होता है कंजुगेटेड प्रोटीन और तीसरा होता है डेरिवेटिव प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन मतलब सरल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन मतलब संयुग्मी प्रोटीन और तीसरा डेरिवेटिव प्रोटीन मतलब व्युत्पन्न प्रोटीन, है ना। तो आप लोगों ने क्या जान लिया है? प्रोटीन्स, है ना। तो प्रोटीन्स क्या होता है? तो प्रोटीन्स मैंने बताया है ना, और उसको अभी आगे डिफाइन भी कर रहे हैं। तो प्रोटीन्स क्या होता है, ठीक है। और प्रोटीन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? तो देखिए प्रोटीन्स, है ना, आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या है इसको देखिए। तो प्रोटीन कहता है प्रोटीन एमिनो एसिड से बने एक कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं जो जंतुओं के वृद्धि के लिए सहायक होते हैं और या जंतुओं के वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। तो प्रोटीन को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो रासायनिक संगठन के आधार पर अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रोटीन, दूसरा होता है कंजुगेटेड प्रोटीन और तीसरा होता है डिराइव्ड प्रोटीन। उसी को हम लोग डेरिवेटिव्स प्रोटीन्स भी कह लेते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन, है ना। तो सिंपल प्रोटीन, सरल प्रोटीन, है ना। देखिए यहाँ पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये तो आपको पता चल ही गया प्रोटीन क्या है ना, कि प्रोटीन एमिनो एसिड द्वारा बने एक कार्बनिक
पदार्थ हैं, कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं जो जंतुओं के वृद्धि के लिए सहायक होते हैं और उसके लिए उत्तरदायी भी होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का वर्गीकरण, तो प्रोटीन देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉम्बिनेशन, अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉम्बिनेशन, अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल प्रोटीन जिसको हम लोग सिंपल प्रोटीन कहते हैं, दूसरा होता है संयुग्मी प्रोटीन जिसे हम लोग कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, और तीसरा होता है व्युत्पन्न प्रोटीन जिसे हम लोग डिराइव्ड प्रोटीन या डेरिवेटिव्स प्रोटीन कहते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो किसके रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। करेक्ट, तो रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो देखिए सरल प्रोटीन जो होता है सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। सरल प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? सिर्फ और सिर्फ ये याद रखने वाली चीज है कि यह एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, सिंपल प्रोटीन। ठीक है, और इसका एग्जांपल्स क्या है? तो देखिए एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन्स अंडे का जो सफेद भाग होता है ना, आप अंडा को उबालते होंगे तो अंडा को जब छीलते होंगे, कवर हटाते होंगे उसका, तो आप देखेंगे कि अंडे के अंदर 2 भाग होता है, एक होता है सफेद भाग, एक होता है पीला भाग। तो सफेद भाग को एल्ब्यूमिन कहते हैं और जो पीला भाग होता है वो योग होता है। ठीक है, जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है, विटामिन डी की मात्रा होती है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन है ना, ग्लोब्यूलिन्स है ना, प्रोलामिन्स, ये सब क्या है? सिंपल प्रोटीन्स के उदाहरण है, सरल प्रोटीन्स के उदाहरण है। कौन कौन? तो एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, प्रोलामिन्स, ये सब क्या है? सिंपल प्रोटीन के उदाहरण है। दूसरा है कंजुगेटेड प्रोटीन, तो कंजुगेटेड मतलब संयुग्मी प्रोटीन। क्या होता है? संयुग्मी प्रोटीन। तो इसमें जब कार्बोहाइड्रेट के साथ कोई मेटल्स आ जाते हैं, किसके साथ? कार्बोहाइड्रेट के साथ यदि कोई मेटल्स का योग हो जाता है ना, तो उससे क्या बनता है? संयुग्मी प्रोटीन बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास क्या है? हीमोग्लोबिन है, क्या है? हीमोग्लोबिन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है, ये सब क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट और मेटल्स के मिश्रण होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और मेटल्स के मिश्रण होते हैं, और इससे जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन, अर्थात कि संयुग्मी प्रोटीन। तो आप सिंपल प्रोटीन बोल सकते हो कि वैसे प्रोटीन जो सिर्फ एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिंपल प्रोटीन कहते हैं। तो सिंपल प्रोटीन में क्या है एग्जांपल्स? एल्ब्यूमिन है, आपके पास ग्लोबुलिन्स है, प्रोलामिन्स है। ठीक है, कंजुगेटेड प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं संयुग्मी प्रोटीन या संयुक्त प्रोटीन। ठीक है, संयुग्मी प्रोटीन या संयुक्त प्रोटीन। तो इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, लिपोप्रोटीन्स है। तो ये सब क्या हो गए? आपके पास संयुग्मी प्रोटीन, या इसी को हम लोग बोलेंगे संयुक्त प्रोटीन, उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंजुगेटेड प्रोटीन। और तीसरा टाइप जो होता है प्रोटीन का, वो होता है डिराइव्ड प्रोटीन, को डेरिवेटिव्स प्रोटीन कहते हैं। तो ये क्या होता है कि यह सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन दोनों से मिलकर उत्पन्न होता है, व्युत्पन्न, इन दोनों से ही उत्पन्न हुआ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स के लिए क्या है? डेनेट्रोइड प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है किसका? डेरिवेटिव्स या डिराइव्ड प्रोटीन का, व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है डेनाट्रोइड्स प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्या होता है? शेप के आधार पर, संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार प्रोटीन्स जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तंतुमय प्रोटीन जिसको रेशेदार प्रोटीन कहते हैं, और दूसरा होता है गोलीकार प्रोटीन जिसे ग्लूवर प्रोटीन भी कहते हैं। कौन कौन? तंतुमय प्रोटीन और ग्लूवर प्रोटीन। देखिए शेप यानी संरचना के आधार प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। तंतुमय प्रोटीन जिसे फाइबर प्रोटीन भी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में फाइबर प्रोटीन कहते हैं। और दूसरा होता है ग्लूवर प्रोटीन। ठीक है, तो फाइबर प्रोटीन मतलब तंतुमय प्रोटीन या रेशेदार प्रोटीन। तंतुमय प्रोटीन या तंतु प्रोटीन भी कहेंगे, तंतुमय, तंतु प्रोटीन या रेशेदार प्रोटीन। ग्लूवर प्रोटीन गोलीकार प्रोटीन, है ना। और इन दोनों प्रोटीन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।